अमावस की काली रात से भी गहरी आज की काली रात है। आसमान में आज तारे भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आज पूरा आसमान काले बादल से पटा हुआ है। हवाएं तेज चल रही हैं, जिनकी आवाज़ बहुत डरावनी है। सुनसान अंधेरी रात में कभी कभी उल्लुओं की आवाज़ तो कभी कभी झींगुरों की आवाज़ कान तक पहुंच रही है। रात इतनी काली है कि कोई अपने अस्तित्व को नहीं देख सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। क्योंकि आज की रात एक औरत जो कि खुद 2 बेटियों की माँ है, उसने अपनी बेटियों को अपने साथ शैतान बनाने के लिए घर से बाहर कदम रखा है। जब एक औरत अपने वजूद को भूलकर राक्षस बनती है तो वो किसी भी समाज के लिए अच्छा साबित नहीं होता है, क्योंकि समाज में महिलाओं को माँ का दर्जा दिया गया है, ना कि किसी शैतान का। पर जब वास्तव में हकीकत बदल जाए और कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए तो कोई भी औरत बड़ी आसानी से शैतान बन सकती है, और साथ ही कुछ लोगों को शैतान बना भी सकती है। और आज अमावस की काली रात में वही हुआ। अंजना गावित अपनी दोनों बेटियों रेणुका शिंदे और सीमा गावित को शैतान बनाने के लिए घर से निकली है। रेणुका और सीमा को अब तक पता नहीं है कि अब तक वो जो अपनी नज़रों में एक चोर हैं, वो आज रात से खूनी कहलाने लगेंगी। जी हाँ, अंजना अपनी दोनों बेटियों को अच्छी परवरिश देने के बजाय उन्हें लूटपाट चोरी चकारी करना सिखाई थी। अंजना ने रेणुका और सीमा को चोरी करने के लिए बचपन से ही सिखाया था। बचपन से चोरी करने की आदत के कारण दोनों बहनें काफ़ी अनुभव हासिल कर चुकी थीं। अब आप इतना तो समझ सकते हैं कि पलक झपकते ही वो दोनों किसी भी तरह की चोरी को अंजाम दे सकती थीं। सुनसान सड़क पर चलते हुए अंधेरे में कभी कभी सीमा को ठोकर लगती तो अंजना सीमा से कहती है, चोर की आंखें उल्लू की तरह होनी चाहिए, समझिए। दिन में अगर धुंधला दिख भी रहा हो तो चलेगा, लेकिन रात में बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। सीमा अपनी माँ की बात को एक्सेप्ट करती है और बोलती है, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही सीमा अपनी माँ से ये सवाल पूछती है, तभी रेणुका की गोद में सोया हुआ बच्चा रोने लगता है। रेणुका को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे ताकि वो चुप हो। वो बच्चे के मुंह को हाथ से दबाती है ताकि आवाज़ बाहर ना आए, लेकिन काली अंधेरी रात में झींगुरों की आवाज़ के बीच बच्चे की आवाज़ बिल्कुल अलग सुनाई देने लगती है। बच्चे का रोना इन तीनों के लिए परेशानी का कारण बनने लगता है। रेणुका को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तभी सीमा उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर सीमा की आवाज़ सुनकर बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सीमा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि बच्चे को कैसे चुप कराया जाए। तभी रेणुका अपनी माँ अंजना से पूछती है, क्या हम चोरी करने जा रहे हैं? अंजना ने जवाब दिया, नहीं। सीमा बोली, तो फिर इस बच्चे को लेकर रात में हम किस लिए भटक रहे हैं? अंजना बोली, इसका टाइम पूरा हो गया है, इसे ठिकाने लगाना है। बच्चा भले ही 2.5-3 साल का था, पर अंजना की इस बात को सुनकर वो जोर जोर से रोने लगा। सीमा को कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चे को कैसे चुप कराया जाए। इस पर वो अंजना को बच्चा हैंडओवर करते हुए बोली, माई, तुम इस बच्चे को चुप करवाओ, तुम्ही को ज्यादा अनुभव होगा बच्चों को शांत कराने का। अंधेरे में वो बच्चा इस गोद से उस गोद हो रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ की गोद कौन सी है। जैसे ही अंजना ने बच्चे को गोद में लिया, उसका रोना बिल्कुल बंद हो गया। बच्चे का रोना बंद देखकर रेणुका और सीमा बिल्कुल आश्चर्यचकित सी रह गईं। अंधेरे में उन्हें यह समझ में नहीं आया कि अंजना ने ऐसा क्या कर दिया कि बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। सीमा अपने आप को रोक नहीं पाई और अंजना से पूछ डाली, क्या की तुम बच्चे के साथ कि वो बिल्कुल ही चुप हो गया? अंजना ने कहा, वो मैं साड़ी के पल्लू ठूसती हूँ, इसलिए चुप है। ये सुनकर रेणुका ने कहा, अरे पल्लू तो निकाल दो, नहीं तो वो मर जाएगा। अंजना ने गंभीर होकर कहा, तेरा बच्चा है? हाँ? रेणुका बोली, नहीं। अंजना ने जवाब दिया, तो चुपचाप चल, क्यों फालतू सवाल कर रही है? वो तीनों अंधेरे को चीरते हुए कोल्हापुर महाराष्ट्र के मेन रोड पर पहुंचती हैं।
अचानक मौसम ने करवट ली और तभी बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश होने लगती है। थोड़ी ही देर में बारिश इतनी तेज होने लगी कि उसकी बूंदों की चोट से बच्चा फिर से रोने लगा। अंजना, रेणुका और सीमा भीगने से बचने के लिए सड़क किनारे के यात्री शेड के अंदर आकर छुप गईं, जहां पहले से रेणुका शिंदे का पति किरण शिंदे साइकिल लेकर छुपा हुआ था। जैसे ही अंजना, रेणुका और सीमा यात्री शेड में प्रवेश की, तभी किरण शिंदे ने टॉर्च जलाकर देखा कि कौन आया है। जब किरण शिंदे अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी रेणुका, अपनी साली सीमा और अपनी सास अंजना को देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने से टॉर्च की रोशनी पाकर अंजना, रेणुका और सीमा के भी होश लगभग उड़ ही जाते हैं। तभी अंजना पूछती है, कौन है तुम? किरण शिंदे अंजना के सवाल का जवाब नहीं देता है और अपनी बीवी रेणुका से पूछता है, इतनी रात को क्या करने निकले हो तुम लोग? और ये बच्चा किसका है? अंजना, रेणुका और सीमा तीनों को यह समझ आ गया था कि सामने कौन है। इस पर अंजना ने किरण शिंदे से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें उससे क्या मतलब? किरण शिंदे ने अपनी बीवी रेणुका शिंदे से कहा, रेणुका, तुम मुझे बताओ क्या करने आई हो? रेणुका बोली, मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? अपने काम से मतलब रखो। किरण शिंदे ने कहा, तुम चोरी करने जा रही हो? रेणुका बोली, तुम्हें मैं क्यों बताऊं? किरण शिंदे ने कहा, मैं अब तक चुप था कि तुम सुधर जाओगी, पर तुम तो और बिगड़ती जा रही हो। पहले छोटी मोटी चोरी तक ठीक था, लेकिन अब तुम सब बच्चा चुराने लगी हो। हैं? अब ये बात मैं पुलिस को जरूर बताऊंगा। अंजना गुस्से में किरण शिंदे को वहां से जाने के लिए बोलती है, पर जब वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता तो अंजना उससे कहती है कि तुम पुलिस को क्या बताओगे? हम तीनों पुलिस को बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को कैसे हमारे सामने पटक पटक कर मारा है। और अंजना गुस्से में धुत होकर बच्चे को लगातार जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। वो जब थक जाती है तो बच्चे को रेणुका के हवाले करती है, जहाँ रेणुका भी अपनी माँ की तरह बच्चे को जमीन पर पटकना शुरू करती है। इसके बाद रेणुका उस बच्चे को सीमा के हवाले करती है, जहाँ सीमा भी बिल्कुल अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन की तरह बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार देती है। इसके बाद अंजना किरण शिंदे से कहती है, चलो पुलिस को बताने कि किसने इस बच्चे को मारा है। किरण शिंदे चुपचाप खड़े होकर उन तीनों को देखता रह जाता है। वो तीनों यात्री शेड से बाहर निकलकर बारिश में भीगते हुए ना जाने किस रास्ते पर चल देती हैं। ये बात लगभग 1990 की है, जिस वक्त सनी देओल की फिल्म घायल रिलीज हुई थी। हर जगह के सिनेमा हॉल में इस फिल्म को लोगों ने देखा था, पर आज बात कोल्हापुर से रिलेटेड है। कोल्हापुर के एक टॉकीज में भी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ लगती थी। एक दिन सुबह सुबह की बात है, जब टॉकीज के लेडीज टॉयलेट में सफाई कर्मी को एक काली पॉलिथिन मिली। जब उसने तहकीकात की तो उसे उस पॉलिथिन में एक 2 साल के बच्चे की लाश मिली। सफाई कर्मी हक्का बक्का रह गया और वो सबसे पहले टॉकीज के मालिक को जाकर पूरी बात बताता है। साहब, अभी टॉयलेट में सफाई करने के दौरान एक छोटे बच्चे की लाश मिली है। इस बात को सुनते ही टॉकीज के मालिक को सांप सूंघ गया। वो जब कुछ बोलना चाहा तो उसने महसूस किया कि उसकी आवाज गले में फंसी पड़ी है। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। वो इस सोच में डूब गया था कि कहीं कोई और टॉकीज वाले उससे दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे। 1-2 सेकंड के अंदर उस इंसान ने बहुत सारी बातें सोच ली थी, और जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कहा, ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मार्केट में टॉकीज का नाम खराब होगा। इतना सुनते ही टॉकीज का मालिक दौड़ता हुआ उस टॉयलेट में पहुंचा जहां उस बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। जब उसने पॉलिथिन खोलकर अंदर अच्छे से देखना चाहा ही था, तब उसकी रूह कांप उठी थी। उसकी नजर जब उस पॉलिथिन के अंदर गई तो एक छोटे से बच्चे का सिर कुछ इस तरह से फटा हुआ था जैसे किसी ने उस बच्चे के सिर पर अनगिनत वार किए हों। उस छोटे से बच्चे का सिर बिल्कुल लहूलुहान था। पॉलिथिन के अंदर सिर्फ खून ही खून था।
उस मासूम बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे खून से नहलाया हो। ऐसा भयंकर दृश्य देखते हुए सफाई कर्मी ने अपने मालिक से कहा, साहब, मैं और आप तो मार्केट में टॉकीज का नाम खराब नहीं हो इसलिए चुप रह जाएंगे, पर इस बच्चे का क्या होगा? ये बात सुनते ही टॉकीज के मालिक ने बिना परवाह किए पुलिस को बुलाने के लिए अपने एक असिस्टेंट को भेजा। पुलिस के आने से पहले ही कोल्हापुर में टॉकीज के अंदर एक बच्चे की लाश मिलने की खबर किसी महामारी की तरह फैल गई। हर गली नुक्कड़ पर लोग कहानी कहने और सुनने लगे थे। बात कुछ इस तरह से फैल रही थी कि एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसने किसी अनजान आदमी को वो पॉलिथीन रखते हुए देखा था। पर जब लोगों ने उससे कहा कि क्या तुम पुलिस को बता सकती हो कि वो कैसा दिखता होगा, तभी अचानक पुलिस की बात सुनते ही उस व्यक्ति ने अपना स्टेटमेंट तुरंत बदल दिया और कहने लगा कि मैं तो उस व्यक्ति को पीछे से देख रहा था, मुझे कुछ ढंग से अभी याद नहीं है। कोल्हापुर की हर गली नुक्कड़ पर इसी तरह की बातें चल रही थी कि तभी अचानक मौके पर पुलिस पहुंचती है। सफाई कर्मी, टॉकीज के मालिक और एक दो लोगों से पुलिस पूछताछ भी करती है, पर जिस तरह से ये लोग बच्चे की लाश मिलने की कहानी बताते हैं उससे पुलिस को कोई ठोस सबूत हासिल नहीं होता। पुलिस पूरी जगह की छानबीन करती है, कोशिश करती है कि टॉकीज से कोई ठोस सबूत हाथ लगे, पर ऐसा नहीं होता, जिसके कारण पुलिस बच्चे की लाश लेकर वहां से रवाना हो जाती है। और इधर टॉकीज में और उसके आसपास कुछ दिनों तक उस बच्चे की लाश और बच्चे के बारे में हर रोज किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी नई कहानी लिखी जा रही थी और अगली सुबह उसे बदल भी दिया जाता था। कुछ दिनों तक टॉकीज में फिल्म देखने वालों की भीड़ भी कम हो गई थी। कोल्हापुर में लोग अपने बच्चों को संभाल कर घरों के अंदर ही रखते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पर पुलिस के लिए उस बच्चे की लाश उस स्थिति में मिलना सरदर्द बन चुका था। पुलिस काफी दिनों तक मुजरिम को तलाश कर रही थी, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। पुलिस अब अपनी उंगलियों पर गुजरती हुई डेट को याद कर रही थी, लेकिन उधर अंजना अपनी उंगलियों पर उन बच्चों को काउंट कर रही थी जिन्हें उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। काउंट करते करते अंजना बोली, हम अभी तक टोटल 8 बच्चों को जान से मार चुके हैं। इस पर रेणुका बोली, 8 नहीं माँ, 10 बच्चों को मारे हैं। भूल गई जब सबसे पहले तुम दशहरा में मंदिर से एक बच्चे को चुराई थी और फिर एक बच्चा जिसे हम कोल्हापुर के उस टॉकीज के टॉयलेट में रख कर आए थे, याद आया कुछ? अपनी माँ के ऊपर टॉन्ट करते हुए सीमा बोली, दरअसल माँ की अब उम्र हो चली है, याददाश्त थोड़ा कम रहने लगी है, तो इस एज में लोग गिनती करना भी भूल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीमा का टॉन्ट सुनकर हंसते हुए अंजना बोली, गिनती भूलने का तो पता नहीं, पर गिनती सीख जरूर जाऊंगी, और वो भी मुझे नहीं मालूम है कि मैं कहाँ तक की गिनती सीखने वाली हूँ। तुरंत रेणुका अपनी माँ की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, जब तक बच्चे रोते रहेंगे तब तक गिनती सीखती रहोगी। हाँ, अब आप यहाँ इन माँ और बेटियों की हर चाल को समझ सकते हैं। इनकी बातों से ये पता लग सकता है कि उनके अंदर क्या चलता रहता है। इन तीनों को बच्चों का रोना पसंद नहीं है, और जब कभी ये तीनों किसी बच्चे को चुरा कर लाती हैं तो अगर बच्चा उनके पास रोता है तो वो लोग उसे जान से मार देती हैं। जिस तरह मंदिर परिसर से जब पहली बार अंजना ने एक बच्चे को उठाया था, उसे भी एक रात अंधेरी सुनसान सड़क पर अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसने उस बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर जान से मार दिया था। अंजना, रेणुका और सीमा में इतनी हैवानियत समाई हुई थी कि वो तीनों बारी बारी से उस बच्चे को जमीन पर किसी सामान के गट्ठर की तरह पटकती थी। हैवानियत इतनी थी कि उस बच्चे के मुंह में उन तीनों ने कपड़े का एक छोटा सा बंडल ठूस रखा था ताकि चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर न जाने पाए। और इसी तरह से वो तीनों एक छोटे से बच्चे को जान से मारकर अपनी अपनी नजरों में शक्तिशाली बन रही थी। जान से मारने के बाद उस बच्चे की लाश को अंजना ने एक नहर में फेंक दिया था। लाश पानी के साथ बहकर कहाँ गई ये किसी को मालूम नहीं था। ये बात किसी को भी पता नहीं चली और उन तीनों महिलाओं ने ऐसा घिनौना काम करके एक गंदा इतिहास लिखा था। बच्चे चुराना अंजना, रेणुका और सीमा के लिए एक बिल्कुल आसान काम हो चुका था। वो लोग चलते फिरते किसी भी बच्चे को चुरा लेते थे, लेकिन इस चोरी में वो महिलाएं एक चीज का बहुत ध्यान रखती थी, और वो थी कि जब कभी उस बच्चे को चुराना हो तो वो बच्चा स्लम का होता था।
इसके पीछे का रीजन ये होता था कि स्लम के बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स को पुलिस उतना सीरियसली नहीं लेती थी। यहाँ तक कि पुलिस ऐसे केसेस पर ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन पुलिस कहाँ तक ध्यान नहीं देगी अगर बहुत ही कम समय के भीतर हर जगह से सिर्फ बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स सामने आए तो पुलिस जरूर ध्यान देगी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अंजना, रेणुका और सीमा ने बहुत ही कम समय के भीतर काफी सारे बच्चों को चुराया था, जिसके कारण कोल्हापुर के साथ साथ पुणे, ठाणे, मुंबई, नासिक इन सभी जगहों पर बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। और अभी जब कुछ समय पहले ही कोल्हापुर के एक सिनेमा हॉल में जब एक बच्चे की लाश बरामद की गई, तभी पुलिस को यह शक हुआ कि बच्चे चुराने वाले और फिर उस बच्चे को मारने वाले लोग हो सकता है कि एक ही हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उन्नीस 1990 से लेकर 1996 तक अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर बहुत सारी चोरियों को अंजाम देती थी और काफी बच्चों को चुराया भी था। लेकिन अभी तक पुलिस को इन माँ बेटियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। ये माँ बेटी धड़ल्ले से इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देती रहती। पुलिस की चपेट में नहीं आने का मुख्य कारण था कि वो सब एक जगह पर कभी स्थायी रूप से टिकती नहीं थी। अंजना अपनी बेटियों को लेकर कभी कोल्हापुर, ठाणे, मुंबई, पुणे, नासिक और ना जाने कितनी जगहों पर भटकती रहती थी। आज यहाँ घटना को अंजाम देती तो कल कहीं और। अंजना दिमाग से काफी शातिर थी और उसने अपनी बेटियों को भी उसी तरह का ज्ञान दिया था। अंजना अपनी दोनों बेटियों के लिए किसी टीचर से कम नहीं थी। चोरी, चकारी, लूटपाट की शिक्षा उसने अपनी बेटियों को दी थी। जिस तरह से कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करता है, ठीक उसी तरह रेणुका और सीमा अपनी माँ की रिस्पेक्ट किया करती थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि माँ है, कोई गलत स्टेप नहीं लेगी। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जा रही है तो इसमें हमारा ही कुछ भला होने वाला है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब कभी इंसानों के पास किसी चीज का अभाव होता है तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी उनका दिमाग उनके वश में नहीं होता और उन्हें कुछ ऐसे गलत काम करने के लिए उकसाता है जो उन्हें नहीं करने चाहिए। वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभाव होने के बाद सोचना तक बंद कर देते हैं कि वो जो काम करने जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत। वो लोग चुपचाप अपने मन की बात को, अपने अंदर पल रही इच्छा को सुनकर किसी भी तरह के काम को करने के लिए कूद जाते हैं। वो लोग उस काम के अंजाम से भी नहीं डरते। उनका दिमाग बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह बन जाता है। इंसानियत, मानवता, ये सारी चीजें उन सभी में से खत्म हो जाती हैं। कुछ इसी तरह इंसानियत खत्म हुई थी अंजना में, और फिर उसने अपनी दोनों बेटियों को ऐसी विद्या दी जिससे रेणुका और सीमा भी बिल्कुल अपनी माँ की परछाई बनकर अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। अपनी माँ अंजना से इस तरह की विद्या पाकर उन दोनों के अंदर से डर, भय, मोह, प्रेम, ये सारे इमोशंस मर चुके थे। अंजना अपनी बेटियों को अपनी तरह ही जंगली जानवर बना चुकी थी। लेकिन एक कहावत है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कोई उसे फोड़ने नहीं आता, वो खुद ब खुद फूट जाता है। ठीक उसी तरह से सैकड़ों चोरी, लूटपाट, फरेबी को अंजाम देने के साथ साथ लगभग 42 बच्चों को चुराने के कारण अंजना और उसकी बेटियों का पाप का घड़ा अब भर चुका था। वर्ष 1996 में एक समय ऐसा आया जब उन तीनों के पाप का घड़ा भी फूट गया। ये बात है 1996 की एक सुबह की, जब कोल्हापुर के बस स्टॉप पर एक मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। सुबह सुबह जब यात्री दूसरे शहर जाने के लिए कोल्हापुर बस स्टॉप से बस पकड़ रहे थे, तभी कुछ यात्रियों ने यात्री शेड के कोने में कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। जब 2-4 लोग ये देखने के लिए उस जगह पर पहुंचे कि आखिर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि एक टोकरी के नीचे से खून बह रहा था। जब उन लोगों ने टोकरी हटाई तो देखा कि एक मासूम बच्चे की लाश पड़ी है। ये सुनकर पूरे बस स्टॉप पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लिया। पुलिस आई, चारों तरफ छानबीन की, मगर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। 1990 से लेकर 1996 तक ऐसे काफी मामले सामने आ चुके थे, जिससे पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। पुलिस के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं रहा था। धीरे धीरे करके ये खबर मीडिया के द्वारा छापी गई और मीडिया ने इस पर पुलिस से काफी सवाल भी किए
पुलिस के ऊपर प्रेशर काफी बढ़ चुका था, जिसके कारण पुलिस ये ठान चुकी थी कि चाहे जिस तरह के तरीके अपनाने पड़े, उन दोषियों को पकड़कर ही मानेंगे। इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। काफी लोगों से पूछताछ की गई। जहां बस स्टॉप वाले केस में एक कंडक्टर ने पुलिस को डरते डरते बयान दिया कि उसने 3 औरतों को रात में यात्री शेड में काफी देर तक देखा था। जब उसने शुरू में देखा था तो उन सबके पास एक बच्चा था, पर जब लौटते हुए उन औरतों को कंडक्टर ने देखा तो उसने बताया कि उस वक्त उन तीनों के पास कोई बच्चा नहीं था। पुलिस को अब एक बहुत महीन सुराग मिला था। धीरे धीरे करके आसपास के पुलिस स्टेशंस में एक खबर फैल गई कि बच्चों को मारने वाला जो गिरोह है वो 3 औरतों का है। आसपास के पुलिस स्टेशंस में पुरानी फाइल्स को पलटा गया, जहां कुछ साल पहले चोरी के एक केस में अंजना और उसकी दोनों बेटियों का नाम दर्ज मिला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और धीरे धीरे करके उन लोगों के घर तक पहुंच गई। पर वहां रेणुका का पति किरण शिंदे पुलिस की गिरफ्त में आ गया। किरण शिंदे रेणुका का पति था। अंजना गावित के पहले 2 पतियों से रेणुका और सीमा का जन्म हुआ था, पर अंजना का पति उसे बहुत पहले छोड़ चुका था। जब पुलिस किरण शिंदे को पकड़कर थाने लाई थी तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो चुप्पी साधे रहा कि अचानक कुछ ही दिनों में पुलिस ने अंजना के साथ साथ उसकी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा को भी पकड़ लिया। इन सभी से पुलिस पूछताछ कर ही रही थी, पर कोई कुछ भी बताने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे पुलिस का शक गहरा होता गया और उसने थोड़ी बहुत पिटाई लगाते हुए, धमकाते हुए किरण शिंदे को अकेले में ले जाकर कहा, अगर सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी एक झूठा केस बनाकर अंदर कर दूंगा। किरण शिंदे ने डरकर बोला, मैं सब कुछ बता दूंगा साहब, पर एक वादा करो हमसे कि आप मुझे कुछ नहीं करोगे। तभी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किरण शिंदे ने एक नई उम्मीद से कहा, मैं उन तीनों की सारी कहानी सुनाऊंगा, बस आप मुझे कुछ मत करना। इस तरह का जोश देखकर एक ऑफिसर ने कहा, सच बताना, गुमराह मत करना, नहीं तो खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। फिर क्या, इतना सुनते ही किरण शिंदे रोने लगा और उसने अपनी पत्नी, सास और अपनी साली की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जिसे सुनकर पुलिस वालों के दिल दहल उठे। किरण शिंदे पुलिस की गिरफ्त में आकर अपनी जिंदगी बचाना चाह रहा था, पर जब उसके घर में उसकी बीवी ऐसा घिनौना काम कर रही थी तो वो चादर तान कर सो रहा था। पुलिस हर तरह से किरण शिंदे से पूछताछ करती रही और अंजना और रेणुका और सीमा की कहानी को समझती रही। किरण शिंदे ने बताया, पहले अंजना अपनी बेटियों के साथ 3 से 4 महीने तक लापता रहती थी और जब वो घर लौटती थी तो चुराए हुए रुपये, पैसे का हिसाब एक कमरे में बैठकर लगाया करती थी। हिसाब लगाते हुए उस इंसान को भी याद करती थी जिसका पैसा चुराई थी। कभी कभी तो कुछ सोने के गहने मुझे दिखाया करती थी। और इसके साथ साथ उन सब का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था कि इस बार के टूर पर कितने बच्चों को चुराया और कितनों को मार दिया। 1-2 बार तो घर पर भी वो एक बच्चे को लेकर आई थी। साहब, मैंने कितनी बार उन सबको मना किया कि ये सब काम मत किया करो, अगर पकड़ी गई तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम लोगों को कोई मारकर कहीं जंगल में फेंक देगा, जैसे तुम बच्चों को मारकर फेंकती हो। इस पर वो तीनों मुझे ही मारने के लिए उठ जाते थे। इस कारण कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन तीनों की सच्चाई को पुलिस के सामने लाकर रखूं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा, किरण शिंदे, अब से तुम सरकारी गवाह बन चुके हो, तो इतना याद रखना, कोल्हापुर से भागने की कोशिश मत करना। जब तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, चुप करके चले आना।